हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर फिज़िक्स क्लास. In today's class we'll be continuing chapter number 9 of your NCERT book titled as Ray Optics. So I had begun chapter number 9 in the previous lecture and we were studying refraction of light. तो आज बच्चों हम थोड़ा सा जो सेक्शन रह गया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, स्पेशली रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, पहले उसको डिस्कस करेंगे. एंड आफ्टर डिस्कसिंग दैट टुडे वील आल्सो बी डिस्कसिंग TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी डूइंग दी कंटिन्यूड सेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन. तो अभी हम रिफ्रैक्शन की ही बात कर रहे हैं. सो बच्चों, मैंने आपको एक टर्म बताया था पिछले लेक्चर के अंदर विच वॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसी के साथ एक और टर्म भी एसोसिएटेड था बच्चों, वो था रिलेटिव रिफ्रैक्टेड इंडेक्स. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म था. हम लिखते थे कि अगर मेरे पास एक मीडियम 1 है और एक मेरे पास मीडियम नंबर 2 है, दोनों के बीच में एक इंटरफेस है, ऑब्वियस सी बात में है होगा. सो व्हाट वी से इज़ कि अगर मैं लिखता हूँ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, तो मैं 2 को यहाँ लिखता हूँ और 1 को यहाँ लिखता था. आई होप दिस नोटेशन इज़ ऑलवेज क्लियर टू यू. इसको मार्क कर लो बच्चों. अगर मैं 2 को पहले लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दी सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दी फर्स्ट मीडियम. तो मान लेते हैं आपको इसकी वैल्यू मालूम है. मैंने कहा भाई इसकी वैल्यू बच्चों 4/3 है. मेरे को नहीं पता M1 क्या है M2 क्या है, बस मैंने आपको कह दिया कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम इज़ 4/3. अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, तो बताओ आप क्या आंसर दोगे मेरे को, इसका क्या आंसर होगा. तो बच्चों अभी आपको इसका आंसर नहीं मालूम होगा बिकॉज मैंने आपको बताया नहीं है. तो ध्यान से सुन लो कि इसका आंसर क्या होता है कि अगर आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द अदर मीडियम इज गिवन, देन यू कैन कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द अदर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम. बच्चों वो होता है सिर्फ और सिर्फ इसका इन्वर्स. अगर आपको सेकेंड का गिवन है और आपसे फर्स्ट का पूछा है तो आप इसका इन्वर्स कर दोगे. दैट इज़ 1/1n2. ये इसका फॉर्मूला होता है. यानी कि आपने बच्चों 1/4/3 करना है, 3 ऊपर पहुँच जाएगा तो आपका आंसर हो गया 3/4. तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम. ठीक है. यानी कि अगर आपको 2 मीडियम्स गिवन हैं, आपको किसी भी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, तो आप बच्चों फर्स्ट मीडियम का भी निकाल सकते हो. बस आपने करना क्या है, इसका रेसिप्रोकल कर देना है. और इसी प्रिंसिपल को आप कहते हो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. ठीक है. जो ये बताती है इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप. क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. इसके हिसाब से ये कहती है कि अगर मेरे पास एक रे है लाइट की और अगर मैं उसको रिवर्स कर रहा हूँ आफ्टर सफरिंग अ नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्लेक्शन, तो वो लाइट अपने पाथ को ही रिट्रेस कर देती है ऑन रिफ्लेक्टिंग इट बैक. ओके. ये है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जिसने आपको ये रूल दिया है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटेशन है, इसको मैं आगे कई बार यूज़ करूँगा. तो आपको बच्चों ये अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर आपको किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है तो आप अगले मीडियम का निकाल सकते हो बाय सिंपली रेसिप्रोकेटिंग द फर्स्ट वन. इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है. अगर आप चाहते हो कि ये कैसे आया तो आप खुद भी कर सकते हो. आई एम गिविंग यू जस्ट अ बेसिक आइडिया. थोड़ा करके देखना अपने आप कि आपके पास मीडियम नंबर 1 है, या आपके पास मैंने कहा भाई मीडियम नंबर 2 हो गया. ये इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया. तो आपको अच्छे से मालूम है कि द स्नेल्स लॉ वो कहते हैं कि जो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज़ n/1, वो होता है भाई sin I अपॉन sin R. ये कौन कहता है बच्चों, स्नेल्स लॉ कहता है. ओके. सो नाउ यू नो वेरी वेल कि, और एक बात ध्यान रखना कि आप पता कैसे लगाओगे कि मैंने क्या कहाँ पर किसका R लेना है किसका I लेना है. देखो उसने कहा है कि जिस मीडियम के अंदर
आपकी लाइट एंटर कर रही है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आप निकालते हो साइन आई बार साइन आर से। सो डू नॉट कन्फ्यूज़, ठीक है। सो अगर आपको बच्चों 1 एंड 2 मालूम है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से इस लाइट को वापस रिफ्लेक्ट करवा रहा हूँ। आई हैड केप्ट अ मिरर ओवर हेयर, जो कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहता है कि अगर आप लाइट को दोबारा से रिफ्लेक्ट करोगे वापस तो अपने पाथ को ही रिट्रेस करेगी। तो अब क्या हुआ, पहले तो यहाँ पर लाइट आ गई थी, अब मैंने यहाँ पर एक मिरर लगा दिया, तो मिरर से क्या हुआ कि लाइट अब ऐसे ट्रेवल करी कि पहले वो यहाँ गई और फिर वहाँ चली गई। ये केस नंबर 2 चल रहा है, अब केस नंबर 1 हो गया, अब केस नंबर 2 आ रहा है। तो इस वाले केस में क्या बोलेगा स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ कहेगा कि भाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम है आपके पास साइन ये वाला एंगल। अभी तो आप इसको आई लिख लो, I1 कह लेते हैं, बट I1 की वैल्यू R के बराबर ही होगी, दोनों का एंगल सेम होगा, ऑब्वियस सी बात है, अपॉन साइन R2। इज दिस क्लियर टू यू? और बच्चों ये साइन I1 है क्या एक्चुअली में? साइन I1 R ही तो है आपका, एंगल तो वही सेम रहेगा ना अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, कि वो अपने पाथ को ही रिट्रेस करती है। तो नॉर्मल भी यही है, लाइट अगर ये भी यही है, तो जब लाइट ऐसे जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होगा, यानी कि आई के प्लेस पर आ जाएगा आपका R, और R2 के प्लेस पर आ जाएगा आपका बच्चों आई आ जाएगा। तो अगर आप इस इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन नंबर 2 से, तो आपको आपका ये रिजल्ट मिल जाएगा। दिस विल कैंसिल दिस, दिस विल कैंसिल दिस, आपको 1 मिल जाएगा। सो आपके पास ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ करके आ जाएगा। तो इसका प्रूफ था, यू कैन ट्राई इट आउट, बट अब मेजरली तो मैंने सब कुछ यहाँ पर बता ही दिया है। इंपॉर्टेंट आपके लिए बच्चों ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना है आपने। एंड आई ऑल्सो होप कि आपको बच्चों लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये भी मालूम है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट? एक बहुत ही सिंपल सा वर्ड है जो आपने क्लास 9th में सीख लिया था, लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मैं एक बार फिर इसको रिवाइज कर देता हूँ, बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट वर्ड, कैन बी यूज्ड इन अपकमिंग लेक्चर्स। सो लेटरल शिफ्ट होता है बच्चों कि अगर ये मेरे पास कोई भी एक मीडियम है, मीडियम नंबर 2, ये मेरे पास मीडियम नंबर 1 है, और मैंने कहा कि भाई ये जो मीडियम है मेरा ये डेंसर है एज़ कम्पेयर टू दिस मीडियम, ये रेयरर है, इसको एयर मान लो, इसको वाटर मान लो, ये इसके पीछे का इंटरफेस है। तो मैं कहता हूँ कि जब यहाँ से बच्चों लाइट एंटर करती है इसके अंदर, तो वो क्या होती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, और जब वो डेंसर मीडियम में आ रही है, तो अगर ये नया मीडियम नहीं होता तो बताओ लाइट का पाथ कैसा होता? लाइट का पाथ ये होता, मतलब सीधी जा रही होती है अपने पाथ पर। अब क्या हुआ, जैसे इसने एंटर किया डेंसर मीडियम की तरफ, ये रे कहाँ पर डेविएट हो गई बच्चों? टूवर्ड्स दी नॉर्मल डेविएट हो जाती है। सो व्हाट विल हैपन इज कि अब ये लाइट कुछ इस तरह से आएगी, पहले इसे जाना था ऐसे, बट ड्यू टू दिस एंटर इनटू डेंसर मीडियम इट कम्स टूवर्ड्स दी नॉर्मल। तो इसको आप बोलते हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको आप बोलते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो लेटरल शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। ये आपकी कहलाती है बच्चों इमर्जेंट रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे, जो भी आपको बोलना है। यू कॉल इट रिफ्रैक्टेड रे और यू कॉल इट इमर्जेंट रे, ओके। और ये होती है बच्चों आपका डायरेक्शन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि अगर ये मीडियम M2 नहीं होता तो डायरेक्शन क्या होता है इस वाली रे का, ये सीधी जा रही होती है ऐसे करके, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंसिडेंट रे। और ये आपकी होती है बच्चों इमर्जेंट रे या फिर रिफ्लेक्टेड रे। सो जो भी इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसी को आप बोलते हो लेटरल शिफ्ट या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो चाहो तो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, अगर आप भूल गए हो तो, दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the direction of incident ray and the emergent ray is called lateral shift or displacement. So this was again a basic thing. अब बच्चों एक और बेसिक थिंग ले लेते हैं रिगार्डिंग रिफ्रैक्शन। वो है कि अगर आपको मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, मेरे पास 3 मीडियम्स हैं, ठीक है। एक मेरे पास मीडियम है बच्चों एयर, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मीडियम नंबर 1 एयर है, दूसरा मीडियम मेरे पास वाटर ले लेते हैं, और तीसरा मीडियम मेरे पास है बच्चों ग्लास। ये मेरे पास 3 अलग अलग मीडियम्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको किन्हीं भी 2 मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर मीडियम, दोबारा सुनो, इफ़ यू नो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी 2 मीडियम्स विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर मीडियम, तो आप बच्चों
उन दोनों मीडियम्स का आपस में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैंने मान लिया कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये आपको गिवन है। ये मान लो, चलो लेट मी कंसिडर दिस एस 4/3, इसकी 4/3 वैल्यू होती है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू आपको 4/3 गिवन है, और साथ ही में आपको गिवन है भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये भी आपको गिवन है। ये है बच्चों 3/2। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, कुछ भी पूछ ले, तो ये आपको आना चाहिए कैसे निकालते हैं। बच्चों बहुत ही सिंपल होता है। पहले आप ये समझ लो कि अगर आपको दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है विद रिस्पेक्ट टू अगर आपको दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू टू डिफरेंट मीडियम्स आर गिवन, देन यू कैन कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन दीज टू मीडियम्स। आप ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं? तो बच्चों आपको निकालना है ग्लास का मीडियम, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो आप डिवाइड करते हो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर टू वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। आई होप दिस फॉर्मूला इज क्लियर टू यू। कि आपसे कोई पूछ रहा है भाई ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो जो भी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू एयर और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू एयर, आप उन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। मान लेते हैं आपसे पूछता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो आपका आंसर होता है भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। मतलब ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सो आई होप कि बच्चों आपको ये फॉर्मूला भी अच्छे से क्लियर हो गया है, और ये सब कुछ आप डिराइव खुद कर सकते हो, ये कोई बड़ी बातें नहीं है। अगर आप चाहते हो कि कैसे आए ये सारी बातें तो आप मुझसे पूछ सकते हो, इनका बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन होता है, बच्चे खुद इनको ट्राई कर लेते हैं वैसे अपने आप, नॉट सो डिफ़िकल्ट। अब बात करते हैं बच्चों रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ में, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड यू मस्ट नो दिस, रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। तो मैं इसको बेसिकली डायग्राम से डिस्कस करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी गिविंग एन एग्जांपल ऑफ अ सिचुएशन, ताकि आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाओ। तो व्हाट आई हैड कंसिडर्ड इज़ कि मैंने माना कि मेरे पास एक बाल्टी है, आई हैव अ बकेट विच इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, मतलब उस बकेट का मेरे को दिखता है, बाहर से दिखती है बकेट, वो द बकेट इज़ ट्रांसपेरेंट, कुछ इस तरह से ऐसे देख सकते हो आप। अब मैंने बच्चों क्या किया कि मैंने इस बकेट के बेस पर एक कोई भी ऑब्जेक्ट, मैं मान लेता हूँ मैंने एक कॉइन यहाँ पर रख दिया, दिस इज़ अ कॉइन दैट आई हैड केप्ट ऑन द बेस ऑफ दिस बकेट एंड द बकेट इज़ फुल ऑफ वाटर, द बकेट इज़ फुल ऑफ वाटर। तो बच्चों आप इसको खुद भी अपने घर में नोटिस कर सकते हो। टेक एनी ट्रांसपेरेंट कंटेनर, फिल इट विद वाटर, प्लेस अ कॉइन एट द बेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेनर, और फिर आप बच्चों कॉइन की पोजीशन को देखना, आपको लगेगा कि थोड़ा कॉइन हमारे पास ऊपर है, बेस पर ना रख हो करके कहीं यहाँ पर इस पोजीशन पे आपको दिखेगा। यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट होता है। अब हम बात करेंगे इसके पीछे का रीज़न क्या है कि ऐसा आपको क्यों दिखता है। आपको दिखेगा भाई कॉइन यहाँ पर रखा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं इसकी अपेरेंट डेप्थ। तो पहले तो रियल डेप्थ क्या होता है, अपेरेंट डेप्थ क्या होता है, पहले वो क्लियर कर लेते हैं। सो बच्चों मैंने मान लिया है कि मेरे पास कॉइन पोजीशन ओ पर रखा हुआ है और ये वाटर का टॉप मोस्ट लेयर मेरे पास ए है। तो वाटर से लेकर के इस ओ पॉइंट तक का डिस्टेंस को हम बोलते हैं रियल डेप्थ ऑफ द कॉइन। भाई यही तो है ना इसकी असली डेप्थ, इतनी गहराई में ये कॉइन रखा हुआ है, रियल डेप्थ बोलते हैं इसको। तो ए वो आपकी क्या हो गई बच्चों, रियल डेप्थ हो गई। अब होता क्या है कि अगर एक बच्चा इस कॉइन को ऑब्जर्व कर रहा है परपेंडिकुलरली टू दिस कॉइन, मतलब अगर आपकी आंख बिल्कुल यहाँ पर रखी हुई है ओवर हेयर, दैट इज जस्ट अबव द कॉइन, कि इस कॉइन से जो रे निकल रही है वो परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही है सेंटर फेस को, तो हमें अच्छे से मालूम है कि जो रे फॉल करती है इंटरफेस पर विद एन एंगल ऑफ 90 डिग्री वो रिफ्लेक्ट नहीं होती और आपको ये कॉइन जहाँ पर रखा हुआ है वहीं पर ही दिखेगा। अगर आप इसको जस्ट परपेंडिकुलरली ऑब्जर्व करते हो, ओके,
फ्रॉम दिस लाइट रे, तो आपको ये कॉइन अपनी रियल डेप्थ पर ही दिखाई देगा। आप ये भी ट्राई कर सकते हो। तो ये एक लाइट रे थी जो कि परपेंडिकुलरली निकल रही थी इस इंटरफेस के बाहर। अब इसमें तो कई सारी लाइट रेज निकलती हैं। अब मान लेते हैं कि आपने अपनी आँख को बच्चों यहाँ पर रखा। नाउ दिस इज़ योर आई, कि आप कहीं साइड से ऑब्जर्व कर रहे हो इस कॉइन को। बेसिकली साइड से ही हम करते हैं। सो व्हाट हैपन्स इज कि उस समय पर यहाँ से एक लाइट रे निकलेगी ऐसे करके, और ये बताओ वाटर डेंसर है या एयर डेंसर है? तो वाटर डेंसर है, एयर हमारा रेयर मीडियम है। तो ये जो लाइट है ये नॉर्मल से दूर भागेगी या नॉर्मल के पास भागेगी? नॉर्मल से दूर भागेगी। तो इसे जाना था ऐसे, बट अभी जाएगी नॉर्मल से दूर, हमारी आँख के पास रहेगी इस तरह से, और हमें बच्चों ये कॉइन दिख जाएगा। बट अब हमें ये कॉइन यहाँ पर नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हमारे पास जो ये लाइट रे आ रही है ये हमें आती हुई दिखेगी कहीं यहाँ से। ये हमें जो लाइट रे है, अगर आप इसको सीधा करो प्रॉपरली तो ये कहीं आपको इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देगी। तो ये रीज़न होता है बच्चों कि आपको ये कॉइन यहाँ पर ना दिख करके यहाँ पर दिखता है। क्यों? क्योंकि जब लाइट वाटर से एयर में आती है सो इट गोज़ अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जब वो नॉर्मल से दूर जाती है और आपके आँख के पास आती है तो आपको ये लाइट रे आती हुई दिखती है कहीं इस पॉइंट से और ना कि इस पॉइंट से, विच कॉजेज़ द कॉइन टू अपीयर एलिवेटेड। सो लेट मी नेम दिस पॉइंट एज सी। और बच्चों मैं इस पॉइंट को आई मान लेता हूँ बिकॉज इट इज़ शोइंग मी अपरेंट डेप्थ। ठीक है बच्चों। सो आपको ये जो कॉइन दिखेगा कहाँ पर दिखेगा? पॉइंट आई पर दिखेगा, ना कि पॉइंट ओ पर, क्योंकि आपको दिखेगा कि ये जो लाइट रे है ये इस पॉइंट से आ रही है, ना कि यहाँ से। सो आई इज़ फाइनली द इमेज ऑफ ओ, अ वर्चुअल इमेज ऑफ ओ। और बच्चों इस डेप्थ ए आई को हम बोलते हैं अपरेंट डेप्थ। ए आई को हम बोलते हैं अपरेंट डेप्थ, यानी कि जहाँ पर हमें वो दिखती है व्हेन वी ऑब्जर्व द कॉइन फ्रॉम अ पर्टिकुलर एंगल। ओके, हमने यहाँ से देखा तो हमें कॉइन कहाँ पर दिखा भाई? इस पॉइंट पर दिखा। तो हम इस डेप्थ को, जहाँ पर हमें वर्चुअल इमेज ऑफ द कॉइन दिख रही है, इसको हम बोलते हैं अपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ और ये हो गया आपका अपरेंट डेप्थ। और बच्चों जनरली ये देखा गया है दैट द रेशो ऑफ रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ इज इक्वलेंट टू refractive index of denser medium with respect to rarer medium, where मैं लिख देता हूँ कि 2 denser है आपका, ठीक है, where 1 and 2 means refractive index of denser medium with respect to रेयर मीडियम। और बच्चों अगर आप चाहो तो इस रिज़ल्ट को आप प्रूफ भी कर सकते हो, या फिर मैं आपको ये प्रूफ करवा ही देता हूँ बिकॉज इट्स अ गुड प्रूफ, इट ब्रिंग्स इंटरेस्ट इन टू द सब्जेक्ट। सो ये देखो, अभी आप इस रे पर ध्यान दो कि ये रे यहाँ पर गई, ये इसका नॉर्मल था, तो इसका बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पर होगा? तो नॉर्मल के रेस्पेक्ट में ये जो एंगल बनाती है आपकी लाइट रे, इसको आप बोलते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये राइट, ये एंगल जो होगा ये होगा बच्चों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या ये बात आपको क्लियर है अच्छे से कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? और ध्यान रखो कि ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो बच्चों अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल कितना होगा? ये भी आई होगा। ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये आई है, ये देखो मैथमेटिक्स की ज्योमेट्री है बहुत ही सिंपल, कि अगर ये एंगल आई है तो बच्चों ये एंगल भी आई होता है। वही सेम बात हमने यहाँ पर भी कर दी कि अगर ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी आई होगा। वहीं पर अगर हम बात करें इस वाले एंगल की, तो अगर ये एंगल आर है और ये 2 लाइन्स आपस में पैरेलल हैं, सो ये होगा बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल। इसको भी आप आर के बराबर ही बोलोगे बिकॉज इट इज़ अ करस्पॉन्डिंग एंगल। एक सीधी लाइट है, शायद थोड़ी टेढ़ी आपको यहाँ पर लग रही हो देखने में, तो आप हो सकता है विजुलाइज ना कर पा रहे हो, बट ये बच्चों लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ए ओ, और लेट मी से दिस इज एन एंड एन डैश। अभी इसका आप प्रूफ कर पाओगे। तो हम सबको मालूम है भाई स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच द लाइट इज गोइंग।
जिस मीडियम में लाइट जा रही है। तो इस बार लाइट किस मीडियम में जा रही है? इस बार एयर में जा रही है। कहाँ से जा रही है? वाटर से जा रही है। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका स्नेल्स लॉ। देखो आपको स्नेल्स लॉ लगाना बहुत अच्छे से आना चाहिए कि साइन आई अपॉन साइन आर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच द लाइट इज एंटरिंग, जिसमें लाइट एंटर कर रही है। यहाँ पर लाइट कहाँ से एंटर कर रही है? वाटर से एयर में एंटर कर रही है। ये जो हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेजर कर रहे हैं ये कहाँ का कर रहे हैं? ये एयर का कर रहे हैं। तो नीचे अगर जिस मीडियम के अंदर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा आप उसी को नीचे रखोगे, जिस मीडियम के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आप उसी को ऊपर रखोगे। ऐसे तो समझ गए होगे ना आप स्नेल्स लॉ को लगाना, क्योंकि आपके बच्चों ये लॉ लगाना आना चाहिए, तभी आप इसके प्रूफ्स कर पाओगे। तो अब बच्चों साइन आई और साइन आर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों अगर आप ध्यान से ट्राइंगल ए ओ सी को देखो, ए ओ सी जो कि राइट एंगल है एंगल ए पर, तो इसके लिए मैं आपसे पूछूं साइन आई क्या होगा? तो यू नो वेरी वेल कि साइन आई मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका? ए सी है। हाइपोटेनियस क्या है बच्चों इसका? ओ सी है। तो आप लिखोगे दैट फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ सी साइन आई आपके पास आया है बच्चों ए सी अपॉन ओ सी, और उसी के साथ में आपके पास साइन आर भी आ गया है। साइन आई आप लोगे बच्चों ट्राइंगल ए आई सी से, एंड फ्रॉम ट्राइंगल ए आई सी आपके पास साइन आर क्या आएगा? ए सी अपॉन आई सी। तो ए सी अपॉन आई सी आपके पास बच्चों ये आ जाएगा। सो लेट्स पुट देम इनटू दिस इक्वेशन। हम इनको इन इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो आपके पास आएगा बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ए सी से ए सी कट जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विथ आई सी अपॉन ओ सी, आई सी अपॉन ओ सी। अब हमें बात सी की कहीं पर करनी नहीं है, हमें बात करनी है बच्चों इस वाली लाइट के बीच में जो हमारे पास रियल डेप्थ है या फिर अपेरेंट डेप्थ है। सो वो भी आई के टर्म्स में है, ए आई के टर्म्स में। सो व्हाट विल बी डूइंग इज कि हम इस सी को ए से रिप्लेस कर देंगे। क्या बोल के करेंगे? हम ये बोल के करेंगे दैट सिंस पॉइंट सी इज़ वेरी क्लोज टू ए, तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई आई सी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा आई ए के, और ओ सी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा बच्चों ओ ए के। ऐसा हम लिखेंगे ये मान करके कि हाँ भाई पॉइंट सी बहुत ही करीब हो सकता है ए के, तो आप पॉइंट सी लो या फिर पॉइंट ए लो, बात एक ही है। तो ऐसे करके हमने बच्चों सी को रिमूव कर दिया। तो ये एक छोटी सी मतलब आपको खुद मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हाँ भाई ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर तो आपको हमने विजुअलाइज करवाने के लिए ये सी इतना दूर दिखाया है। हो सकता है कि आप यहाँ से देख रहे हो, सी पॉइंट यहाँ पर हो, तब भी तो रिफ्लेक्शन होगा ना, तब भी आपको एक ऊपर दिखेगी ना इमेज। सो ऐसे करके हमने ये किया बच्चों। तो नाउ आई हैव टू टर्न द पेज, आप इसको नोट डाउन करिए। तो अब हमने क्या किया, आई सी को रिप्लेस कर दिया ए आई से, और ओ सी को रिप्लेस कर दिया बच्चों ए ओ से, और ये बराबर था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। और ध्यान रखना कि ए आई क्या है आपका? ए आई है आपका अपेरेंट डेप्थ। मतलब ये बातें आपने भूली नहीं होती कुछ। ए आई आपका डायग्राम के अंदर था अपेरेंट डेप्थ, और ए होता आपका रियल डेप्थ। ये क्या है बच्चों? ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। मैं आपसे पूछूं अगर मुझे निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो वो क्या होगा भाई? इसका रेसिप्रोकल होगा। अभी हमने सीखा थोड़ी देर पहले, तो वो क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा। तो हम निकाल लेते हैं भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो वो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ए ओ अपॉन ए आई, जो कि होगा बच्चों आपका रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। और यही मैंने आपको लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले जर्नल वाले केस में। इस वाले केस मैंने यहाँ पर इसको प्रूफ कर दिया, ऐसे आप कहीं पर भी इसको कर सकते हो। तो बच्चों आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर वही बात आई है कि जो मीडियम नंबर 2 है, यानी कि यहाँ पर तो वाटर है वो डेंसर है एज़ कम्पेयर टू मीडियम नंबर 1 दैट इज़ एयर। वाटर इज़ डेंसर एज़ कम्पेयर टू एयर। तो वो जर्नल केस यहाँ पर भी हमने प्रूफ कर दिया। तो आप याद रख सकते हो कि जनरली यहाँ पर मीडियम नंबर 2 आता है, यहाँ पर मीडियम नंबर 1 आता है, और मीडियम 1 और 2 दोनों एक दूसरे के नहीं, बल्कि मीडियम 2 मीडियम 1 से डेंसर होता है। ऐसे याद रख सकते हो आप।
अब बच्चों ये तो एक बात हो गई। अब इसके अंदर ना एक थोड़ा सा और कभी कभी न्यूमेरिकल एग्जामिनर पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल शिफ्ट इन दी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वो नॉर्मल शिफ्ट किसको बोलता है, इसके लिए मैं आपको लेके जाऊंगा वापस उसी पेज पर। तो बच्चों यहाँ पर वही डायग्राम आपके सामने है। नॉर्मल शिफ्ट एग्जामिनर बोलता है इस डिस्टेंस को, कि O से I पर जो आपके ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो जाता है इसी को बोलता है वो नॉर्मल शिफ्ट। तो मैं इसको x मान लेता हूँ। तो कभी कभी न्यूमेरिकल्स के अंदर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि भाई ये नॉर्मल शिफ्ट निकालो कितना हुआ। तो आइए बात करते हैं कैसे निकालते हैं इसको। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा नॉर्मल शिफ्ट था क्या, नॉर्मल शिफ्ट था सिंपली द डिफरेंस बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। तो अगर आपको एग्जामिनर ने दे रखा है रियल डेप्थ AO, तो उससे सब्ट्रैक्ट कर दो अपेरेंट डेप्थ को, आपके पास आपका नॉर्मल शिफ्ट आ जाएगा। अब मान लेते हैं कि उसने आपको अपेरेंट डेप्थ नहीं दे रखी, बल्कि उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो आप कैसे निकालोगे। तो बच्चों बहुत ही आसान होता है। यहाँ से हम AO को बाहर कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा माइनस ऑफ AI/AO, क्योंकि हमने यहाँ से भी AO को बाहर कॉमन लिया है तो हमने AO को यहाँ से डिवाइड कर दिया, जो मल्टीप्लाई किया था उसको बाहर ले लिया। तो अब बताओ AI/AO क्या होता है। यहाँ पर ध्यान से देखना, AI/AO होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर मैं लिखना चाहूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की फॉर्म में तो वो होगा बच्चों 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो आप इसको लिख सकते हो कि x की वैल्यू हो गई, एक फॉर्मूला तो आपके पास ये आ गया कि AO इंटू 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, या फिर x को आप लिख सकते हो AO इंटू 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है। सो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे भी इसको अटैम्प्ट कर सकते हो। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि आपको सीधा नहीं बोलता कि ये आपकी रियल डेप्थ है, वो बोलता है कि भाई वाटर की जो थिकनेस है वो आपसे बोल देता है। तो ध्यान रखना कि वाटर की थिकनेस बोले या फिर रियल डेप्थ बोले, सबकी बात बराबर मतलब एक ही होता है। वो AO आपकी एक्चुअली में वाटर की थिकनेस ही तो है उस बकेट के अंदर। सो रिमेंबर दैट। सो बच्चों रिफ्रैक्शन के अंदर इतनी ही बातें थी, एंड आई होप कि आपको अब रिफ्रैक्शन की हर एक बात अच्छे से क्लियर हो चुकी है, क्योंकि इसको हम आगे ऐसे ही प्रूफ्स हम करने वाले हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पर ये प्रूफ किया, ऐसे ही जब हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेसेस के बारे में तो वहाँ पर भी हम ऐसे ही कुछ सिंपल प्रूफ्स करेंगे। सो यू मस्ट गेट फेमिलियर विद सच प्रूफ्स। ये प्रूफ बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ी सी ज्योमेट्री आनी चाहिए और थोड़ी आपको मैं सिखा भी दूंगा बिफोर बिगनिंग दैट लेक्चर। बट अभी के लिए रिफ्रैक्शन के अंदर जितनी आपको नॉलेज चाहिए वो सब आपको दे दी गई है। बच्चों इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, इस पर क्वेश्चंस लगाओ, तो आपका रिफ्रैक्शन से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो वो आप नहीं छोड़ोगे। तो अब बच्चों टाइम तो बहुत हो गया है। सो आज हम ये कर पाएंगे कि TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिफ़ाइन कर देंगे, उसके बारे में सारी बेसिक बातें आपको बता देंगे। बट जो उसकी एप्लीकेशंस हैं जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर्स, मिराज, वो सब हम कल करवाएंगे। और कल के ही लेक्चर में आपको कुछ बेसिक्स ज्योमेट्री के जो चाहिए होंगे आगे आने वाले प्रूफ्स करने के लिए, वो भी आपको कल के लेक्चर में हम दे देंगे, अपकमिंग लेक्चर में मतलब। सो अभी आप बच्चों TIR की डेफिनेशन उसके बारे में उसको विजुअलाइज करना आप सीख जाओ, ठीक है, अगले 12 मिनट के अंदर अंदर। सो अब हम बात कर रहे हैं बच्चों टोटल इंटरनल, क्या लिखेंगे बताओ आगे, रिफ्लेक्शन लिखते हैं। बच्चे कई बार यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि रिफ्लेक्शन है या फिर रिफ्रैक्शन है। तो बच्चे होता है रिफ्लेक्शन। आप खुद समझ जाओगे, जब इसको समझोगे फिनोमेना को आप खुद इस बात को रियलाइज़ कर लोगे। इसको कभी फेमसली हम TIR भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार बच्चों आप इसको आराम से विजुअलाइज कर लो कि होता क्या है रिफ्रैक्शन के केस में, कि जब लाइट रिफ्रैक्ट हो रही होती है फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, खास करके जब लाइट ट्रेवल करे फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ये TIR की कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। वो कंडीशंस आपको हम बाद में बताएंगे। पहले आप ये समझो कि अभी आप ये मान लो कि हमारे पास दो मीडियम्स हैं, ये मान लो डेंसर मीडियम है और ये मानो बच्चों रेयरर मीडियम है। सो ये बात ऑब्जर्व की गई और ऑब्वियस ही बात ऐसा होना भी चाहिए था कि अगर मैं एक पॉइंट से ही लाइट रेस को एमिट कर रहा हूँ फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम,
तो ये ऑब्जर्व किया गया कि फॉर डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये देखते हैं कि कैसे वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वेरी कर रहा है। तो ये मेरी रे नंबर 1 थी, ये इंटरफेस पर गई, इंटरफेस का नॉर्मल ये होगा, थोड़ा दूर बन गया, तो इसने ट्रैवल करना था बच्चों ऐसे, बट अब ये क्या करेगी, थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाएगी अपनी पास से। मतलब देख रहे हो, इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स दी इंटरफेस, टूवर्ड्स दी इंटरफेस। अब हमने क्या किया, थोड़ा और एक और लाइट मान लेते हैं। अब क्या हुआ, आप देखो ध्यान से, तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ गया है, देख पा रहे हो, यहाँ पर थोड़ा कम था इंसिडेंस, यहाँ पर थोड़ा बढ़ गया है। तो उससे होगा क्या कि अब इस लाइट ने जाना था बच्चों इस तरह से, बट ये नॉर्मल से दूर भागेगी, अपनी पहली पोजीशन से थोड़ा दूर भागेगी, बिकॉज इट इज़ ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। तो अब ये और ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब ये टूवर्ड्स दी इंटरफेस ही आ रही है, इंटरफेस की तरफ आने की कोशिश कर रही है। तो एक समय ऐसा आएगा बच्चों कि एक एंगल ऑफ इंसिडेंस एक ऐसी वैल्यू पर पहुंच जाएगा जिस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ये जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे होगी ये अलोंग द इंटरफेस आ जाएगी। मतलब आप ये तो समझ रहे थे ना कि लाइट चाह रही थी व्हेन इट वाज एमिटिंग आउट कि वो टूवर्ड्स द इंटरफेस आ रही थी। तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आया जिस पर हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोबारा सुनना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। सो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस करस्पॉन्डिंग टू विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, इसको हम बच्चों बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्योंकि ये सब मैं टर्म्स अभी यूज़ करने वाला हूँ तो आपको पता होना चाहिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इसको लिखवा भी देंगे बट अभी समझो। तो क्या हुआ बच्चों कि क्रिटिकल एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वाज 90 डिग्री। अब मानो कि मैंने अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दिया, क्रिटिकल एंगल से भी आगे ले गया, तो अब क्या होगा, अब तो भाई रिफ्रैक्शन जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री को भी क्रॉस करके अंदर ही घुस आएगा, वापस उसी मीडियम में आ जाएगा। तो देख रहे हो, जो लाइट गई उसका एक भी पार्ट उस मीडियम के बाहर रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ, बाहर रिफ्रैक्ट ही नहीं हुआ, वो सारी की सारी लाइट अंदर की अंदर आ गई। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ रहे हो ना कि इस पॉइंट पर क्या हुआ था, ये पॉइंट था आपका क्रिटिकल एंगल का, इस पर तो सारी लाइट अलोंग द इंटरफेस चली गई थी, नो पाथ, नो लाइट वॉज बींग रिफ्रैक्टेड। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा एंगल और बढ़ाया, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा और ऊपर गए, इस एंगल पर हमने देखा तो सारी की सारी लाइट वापस उसी मीडियम में आ गई, कोई भी लाइट बाहर वेस्ट नहीं हुई, किसी और मीडियम में नहीं गई, बल्कि हमने जिस मीडियम से लाइट को भेजा था वो वापस उसी मीडियम में आ गई, यानी कि पूरी की पूरी लाइट आपके पास रिफ्लेक्ट हो गई, जिसको हम बच्चों बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यही ये फिनोमेना है। तो पहले मैं चाहूँगा कि आप इस फिनोमेना को डिफाइन कर लो, मैं लिखूँगा नहीं, आप खुद लिखो, लिखना शुरू हो जाओ। लिखो, द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू अ रेयर मीडियम इज सेंट बैक टू द सेम डेंसर मीडियम provided it strikes the interface of the denser medium and the rarer medium at an angle greater than the critical angle is called total internal reflection। थोड़ी बड़ी डेफिनेशन है, बट अगर आप इस डायग्राम को समझ गए हो तो आपको वो बात लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखो तो मैंने डेफिनेशन में ज़्यादा कुछ लिखवाया भी नहीं है, बस ये बताया है कि द फिनोमेना जिसके अंदर सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है व्हेन ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर इनटू द डेंसर प्रोवाइडेड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, उसको आप बच्चों बोलते हो TIR। और आई होप कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है इसको आप मेरी तरफ से लिख लो। क्रिटिकल एंगल लिखो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, the angle of incidence corresponding to which the angle of refraction
रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं बच्चों क्रिटिकल एंगल, यानी कि क्रिटिकल एंगल एक स्पेशल केस है एंगल ऑफ इंसिडेंस का ही, कोई नई बात नहीं है, बस वो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, उसको आप बच्चों आप बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। सो आई होप कि बच्चों TIR कैसे हो रहा है ये आपको अच्छे से क्लियर है। मतलब मैं एक बार और फिर दोबारा वही सेम बात रिपीट करूँगा कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें हो रहा है कि व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस becomes greater than the critical angle, there is no refracted light and all the incident light is reflected in the denser medium. This phenomena is called total internal reflection. तो शायद जो मैंने अभी बोला वो भी एक अच्छी डेफिनेशन मेरे को साउंड करी, तो आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपको पहली वाली थोड़ी लंबी लग रही हो तो आप इसको पुट डाउन वहाँ पर अपने आंसर में कर सकते हो। एंड दो इट इज़ अ बेटर वन, तो आप बच्चों दोबारा वीडियो को रिवाइंड करना और उस डेफिनेशन को लिख लेना। आई थिंक सो दैट दिस इज़ अ बेटर डेफिनेशन। मैं शायद दोबारा वो सब बातें सेम सीक्वेंस में ना बोल पाऊँ। तो बच्चों अगर आपसे पूछूँ कि व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ TIR, तो दो कंडीशंस हैं जो शायद आपने नोट डाउन या फिर नोटिस करी होंगी। TIR होने की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ये तो भाई ऑब्वियस ही कंडीशन है, लाइट must travel from denser to rarer medium। और जो इसका पॉइंट नंबर 2 है बच्चों वो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मस्ट बी ग्रेटर देन दी क्रिटिकल एंगल। ये दो कंडीशन शायद आपको याद रखने की जरूरत भी ना पड़े। ओके पहली बात है कि लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर वो ट्रेवल करेगी फ्रॉम रेयर टू डेंसर तो फिर तो वो और नॉर्मल के पास आएगी, ना कि इंटरफेस के पास जाएगी। तो पहली कंडीशन ऑब्वियस है, दूसरी कंडीशन भी ऑब्वियस है। बच्चों अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाएं तो हम एक रिलेशनशिप निकाल पाएंगे बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड क्रिटिकल एंगल। तो आइए देखते हैं, बस थोड़ा सा हमने स्नेल्स लॉ लगाना है। तो हम सबको मालूम है कि बाय स्नेल्स लॉ, ऊपर आप हेडिंग डाल सकते हो रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड द क्रिटिकल एंगल, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। सो बाय स्नेल्स लॉ हमें अच्छे से मालूम है कि जिस मीडियम के अंदर हमारा लाइट एंटर कर रही है, यहाँ पर हमने लिया था एयर, या फिर लेट मी से दिस इज़ मीडियम नंबर 1 विच इज़ रेयरर एंड दिस इज मीडियम नंबर 2 विच इज़ डेंसर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम ये क्या होगा बच्चों, साइन I अपॉन साइन R। क्योंकि देखो R किस मीडियम में है, R मीडियम नंबर 1 में है, I किस मीडियम में है, I मीडियम नंबर 2 में है। तो अगर हम बात करें बच्चों इस TIR की, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है क्रिटिकल एंगल के, और जो आपका उस समय पर, सॉरी नॉट TIR, हम TIR की बात नहीं कर रहे, हम इस स्पेसिफिक कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि TIR के लिए I मस्ट बी ग्रेटर देन C। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं कंडीशन ऑफ क्रिटिकल एंगल की, कि व्हेन I इज इक्वल टू C देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल R की वैल्यू होती है बच्चों 90 डिग्री। तो आइए इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दीजिए। सो ये हो जाएगा बच्चों साइन I मतलब साइन C लिख दो, I के प्लेस पर साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल अपॉन साइन R के प्लेस पर लिख दो 90 डिग्री। सो साइन 90 होता है बच्चों 1। तो दिस इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम एंड क्रिटिकल एंगल। बट ये शायद जो रिलेशनशिप है यहाँ पर हम ले रहे हैं रेयर मीडियम को, और मोस्टली केसेस में हम जो निकालते हैं वो निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। तो इसका बस रेसिप्रोकल कर दो, दैट्स इट। कि हमें मालूम है, मैं साइड में ले देता हूँ इस बात को, कि हमें मालूम है कि भाई जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम वो होगा रेसिप्रोकल ऑफ 2 and 1। तो अगर आपको 1 and 2 चाहिए, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम चाहिए, तो आप साइन C का रेसिप्रोकल कर दोगे। कि अगर आपको बच्चों
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम चाहिए विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो आप इसका उल्टा कर दोगे, 1/sin कर दोगे. So I hope that this relationship between critical angle and refractive index of a medium is also clear to you. और बच्चों ध्यान रखोगे TIR में सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम उसी मीडियम में, यानी कि यहाँ पर छोटी सी अमाउंट की लाइट भी वेस्ट नहीं होती, सारी लाइट वापस उसी मीडियम में जाती है. और यही इसके एप्लीकेशन में हम बात करेंगे, क्योंकि आज तो टाइम पूरा हो गया है. सो इसके एप्लीकेशन हम कल डिस्कस करेंगे और वापस सभी में यही बात हमारे काम आएगी कि यहाँ पर पूरी लाइट जो है वो वेस्ट नहीं हो रही, वो वापस उसी मीडियम में आ जा रही है. बस ये कंडीशंस 2 सेटिस्फाई होनी चाहिए, देन वी आर डन. और बच्चों मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा चीज़ों को आप रिलेट करना सीख जाओ, जैसे कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि एक बात आपको ध्यान देना है कि ग्रेटर विल